तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्रश्नावली 4.3 का अध्ययन करेंगे। 4.2 तक हमने पढ़ चुका है। तो पिछले वीडियो में हमने 4.2 खत्म किया था। आज हम लोग ये 4.3 स्टार्ट करेंगे। तो 4.3 का जो पहला क्वेश्चन है, आप गणित में देख रहे होंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। अब देखिए, इस क्वेश्चन को हम अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं, इसलिए हम इस पर ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हम अलग से स्पेशल एक वीडियो बनाए हुए हैं। आप वो पिछला वीडियो जा करके देख सकते हैं अगर किसी प्रकार की समस्या हो तो। अगर आप सीखे हुए हैं तो फिर दिक्कत की बात नहीं है। हम बताए थे कि किसी द्विघात समीकरण का अस्तित्व कब होता है। अस्तित्व तब होता है जब हम विवेचक ज्ञात करते हैं, यानी कि d बराबर जो b² - 4ac होता है। अगर किसी समीकरण में हम ये d निकालें, यानी कि विवेचक निकालें, अगर इसका मान 0 हो जाए तो हम कहते हैं इसका अस्तित्व है। 0 से बड़ा हो तो कहते हैं अस्तित्व है। मतलब 0 के बराबर या 0 से बड़ा होना चाहिए। अगर इसका मान आए इस रूप में तो हम कहेंगे कि उसका अस्तित्व है। लेकिन अगर 0 से छोटा आ जाए, 0 से छोटा मान आ जाए तो फिर उस समीकरण के मूलों का अस्तित्व नहीं होता है। वो उसका मान जब आएगा तो आपको रूट के अंदर माइनस में आ जाएगा, जो एक काल्पनिक संख्या है, अर्थात अवास्तविक संख्या इसे कहते हैं। ये वास्तविक संख्या नहीं होगी। मूलों का अस्तित्व का मतलब हुआ कि अगर हम उसका d निकालें, विवेचक निकालें, तो उस समीकरण का जो विवेचक आए वो वास्तविक संख्या के रूप में आए। और अगर वास्तविक संख्या में नहीं है तो हम उसे अवास्तविक कहते हैं, अर्थात उस समीकरण के मूलों का अस्तित्व नहीं। तो जिस समीकरण के मूलों का अस्तित्व होगा, आपको पहला क्वेश्चन में कह रहा है, उसी का पूर्ण वर्ग विधि से हल करने के लिए। जिसके मूलों का अस्तित्व नहीं है उसे आपको हल नहीं करना है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन में हम समय को नहीं ज़्यादा बर्बाद करेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि उपयुक्त प्रश्न 1 में, मतलब जो पहला क्वेश्चन हम पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करेंगे उसी के बारे में यहाँ कहा जा रहा है कि वो जो प्रश्न है, तो एक में दिए गए द्विघात समीकरण के मूल द्विघात सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। अब आपको पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल नहीं करना है। पहला क्वेश्चन में पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करना है। दूसरा क्वेश्चन द्विघात सूत्र से हल करना है। और द्विघात सूत्र हम बताए हैं, द्विघात सूत्र होता है ये x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac बटा 2a। किसी भी समीकरण के मूलों को जब ज्ञात करना हो आप आसानी से इस सूत्र का उपयोग कीजिए और आसानी से हल ज्ञात कर लीजिए। सबसे आसान तरीका यही है। तो इस प्रकार से इसी सूत्र को कहा जाता है द्विघात सूत्र। आप इससे हल कीजिए दूसरा नंबर क्वेश्चन में पहला के समीकरण को ही। तो ये क्वेश्चन भी आप बना लेंगे, और अगर दिक्कत होगी तो आप पिछला वीडियो देखिए इसके लिए। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन में हम आते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन में है कि निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर आपको समीकरण दिया हुआ है कुछ दूसरे रूप में। आप इसको रैखिक समीकरण के रूप में ला करके फिर उसे जो विधि आपको पसंद है उस विधि के अनुसार आप बना लीजिए। हम तीसरा का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो तीसरा का पहला क्वेश्चन है x - 1/x = 3। और यहाँ पर निर्देश दे दिया है कि x 0 के बराबर नहीं है। अगर x 0 हो जाएगा तो फिर इसका कोई वैल्यू नहीं रह पाएगा, x बराबर सीधा 3 आ जाएगा। इसलिए यहाँ हमें ध्यान रखना है कि x का मान यानी कि हर यहाँ पर 0 नहीं है। अब देखिए, इसको हल करने के लिए कह रहा है, मतलब इसका हमें मूल ज्ञात करना है। तो मूल कैसे ज्ञात करेंगे? पहले हमें रैखिक द्विघात समीकरण बना लेना, हमें इसे थोड़ा सा हल करना पड़ेगा। तो चलिए हम हल करते हैं। तो यहाँ अगर बट्टा में कुछ नहीं है तो आप बट्टा में 1 दे करके हल कर सकते हैं। भिन्न का घटाव साधारण भाषा में समझ लीजिए। भिन्न का घटाव हो जाएगा, उसे आप भिन्न के घटाव के रूप में हल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको पता है तो आगे आप बढ़ सकते हैं। x² - 1/x = 3 या x² - 1 = 3x, या इसको आप इधर ले आए तो x² - 1 - 3x = 0, या x² पहले इसको लिख लीजिए -3x - 1 = 0। जब इस रूप में
समीकरण हमारा बन गया तो फिर हम इसे हल कर सकते हैं पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से या फिर द्विघात सूत्र से। लेकिन इस टाइप के हिसाब में जब आपको पूछा प्रश्न आ जाए परीक्षा में कि मूल ज्ञात कीजिए, तो आप पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से एक लंबा प्रोसेस की तरफ मत जाइए। बस द्विघात सूत्र जो पता है बस उस पर आप यहाँ पर बैठाइए। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। तो माइनस बी का मतलब हम बताए हैं a b c। एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा वो a होगा, x का गुणांक जो होगा वो b होगा और अचर राशि c होता है। अब इसके मान को आप यहाँ पर रखेंगे और हल करेंगे, जो भी मान आएगा वो x का मान होगा, वो इस समीकरण का मूल होगा। इस प्रकार से इसे आप हल कर लें। चलिए मैं अगला क्वेश्चन देखता हूँ। तीसरा का दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे। तो तीसरा का दूसरा क्वेश्चन है, ये इस प्रकार से है 1/x+4 माइनस 1/x-7 इज इक्वल टू 11/30। और यहाँ पर हमको निर्देश दिया है कि x बराबर नहीं है -4 के और 7 के, तो फिर ये हिसाब नहीं बन पाएगा। तो हम चलिए आगे देखते हैं इसको। फिर से हमें वही प्रोसेस अपनाना है, क्योंकि बट्टा में है माइनस बट्टा में, तो भिन्न का घटाव यहाँ पर फिर कर देना है और आगे का प्रोसेस करना है। चलिए देखिए, भिन्न के घटाव में हम क्या करते हैं, जहाँ पर हमें समझ नहीं आता है हम हरों को गुना करते हैं, यहाँ पर प्रोसेस वही हो। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हर गुणनफल गुना के रूप में हम लिख देंगे। अब जब हम इससे भाग करेंगे हमारा जो भागफल बचेगा वो इतना बचेगा। अब इतना बचेगा तो फिर इसको हम इससे गुणा करेंगे तो हो जाएगा x-7। फिर जब इससे भाग करेंगे तो ये कट के बचेगा ये, इसको जब x से गुणा करेंगे तो -x+4 इज इक्वल टू 11/30। अब यहाँ देखिए x -7 माइनस, अब माइनस से गुना करेंगे तो -x-4 बाय, इसको आप गुना कर सकते हैं। अब यहीं पर हम गुना कर लेते हैं, तो x² -7x प्लस 4x और प्लस माइनस माइनस और 4 सत्ते 28 बराबर 11/30 x और माइनस। यहाँ देखिए ये प्लस में x है और ये माइनस में x है, ये दोनों खत्म हो गया, -7 और -4 तो दोनों मिल करके -11 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए x² -7x और प्लस 4x, तो 4 - 7 तो हो गया यहाँ पर -3x -28 इज इक्वल टू 11/30। या अब यहाँ पर हम तिरछा गुना कर लेते हैं। अब तिरछा गुना करेंगे तो हो जाएगा 11 × x² -3x -28 इज इक्वल टू, अब 11 × 33 तो -330 हो गया यहाँ पे बराबर में। इसको आगे एक स्टेप और करना होगा, 11x² -11 × 33x और माइनस, तो 28 को अब 11 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 8 8 2 10 308 माइनस प्लस माइनस 308 8 8 2 10 2 3 10। अब यहाँ पर आगे हम देखते हैं कि यहाँ आ जाएगा माइनस, अब आगे क्या हो गया, तो यहाँ देखिए हम इसको इधर ले आते हैं, 11x² -33x -308 प्लस 330 बराबर 0, 11x² -33x। अब देखिए यहाँ 330 है, 330 और -308, तो 330 प्लस में है और 308 माइनस में है, तो इतना में से इसको अगर घटाएंगे हमारा जो बचेगा वो +22 बचेगा। अब यहाँ से देखिए 11 से सभी टर्मों में भाग लग सकता है, हम 11 से भाग करके थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। यहाँ हो जाएगा x² -3x प्लस 2 बराबर 0। इस प्रकार से हमारा समीकरण बन गया, और समीकरण बन गया तो फिर द्विघात सूत्र से आप इसे हल करें। तो ये थोड़ा सा जो प्रोसेस था कैसे हम यहाँ से यहाँ लाएंगे, हमने यहाँ तक बना दिया हूँ। यहाँ से आगे आप हल कर लेंगे, क्योंकि आप द्विघात सूत्र से हल निकालना सीखे हुए।
इसीलिए बार बार उसी चीज़ को बता करके हम वीडियो को लंबा हम नहीं करना चाहते हैं। इसीलिए जहाँ तक समस्या हो सकती है हम उस समस्या को हल कर दिए, यहाँ से आप आगे हल कर सकते हैं, इसलिए इसे बना लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष बाद आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3। अब देखिए यहाँ पर आयु से संबंधित क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछा जाए, कोई व्यक्ति अगर आपके बगल में खड़ा हो जिसकी आयु आपको पता ना हो, और कोई तीसरा व्यक्ति अगर पूछे उस व्यक्ति के बारे में कि इस 5 साल के बाद इसकी आयु कितनी होगी, तो किसी भी व्यक्ति के बारे में अगर पूछा जाए कि 5 साल बाद उसकी उम्र कितनी होगी या 5 साल पहले उसकी उम्र कितनी होगी, तो हम तभी बता सकते हैं जब हम ये पता कर सके कि उसकी अभी कितनी आयु है। मतलब हम किसी भी व्यक्ति की जब तक वर्तमान आयु पता नहीं करेंगे तब तक हम ये नहीं बता सकते हैं कि 5 साल के बाद उसकी उम्र कितनी होगी या फिर 5 साल पहले उसकी उम्र कितनी थी। तो हमें 5 साल पहले या फिर 5 साल बाद की उम्र ज्ञात करने के लिए वर्तमान उम्र की ज़रूरत पड़ती है। तो हम पहले वर्तमान उम्र देखेंगे कि कितनी है, लेकिन इस क्वेश्चन में वर्तमान उम्र नहीं है। इसका मतलब है कि हमें वर्तमान उम्र मानना पड़ेगा। तो चलिए हम मान लेते हैं। हम यहाँ लिखेंगे माना कौन व्यक्ति है, तो यहाँ पर व्यक्ति है रहमान। हाँ रहमान। तो माना रहमान की वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष। अभी रहमान की उम्र है x। अब यहाँ पर 2 स्थिति है, एक पहले और एक बाद। पहले क्या है, तो पहले है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु और 5 वर्ष पश्चात आयु का व्युत्क्रम। 2 स्थिति है, 3 वर्ष पहले और 5 वर्ष बाद। हम दोनों लिख लेते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे जब वर्तमान उम्र इतना है तो इसलिए 3 वर्ष पूर्व रहमान की उम्र। तो 3 वर्ष पूर्व अगर हमारी उम्र अभी 30 साल है तो 5 साल पूर्व यानी कि पहले कितनी थी। पूर्व का मतलब होता है पहले। स्वाभाविक है हम क्या करेंगे, अपने वर्तमान उम्र में से जितना हम पहले चाह रहे हैं उतना हम घटा देंगे। तो 5 साल पहले तो स्वाभाविक है 25 साल। अगर इसी जगह हम कहें कि अभी हमारी उम्र 30 साल है और 7 साल बाद हमारी उम्र कितनी हो जाएगी, तो हम उसको जोड़ देंगे। तो बाद की स्थिति में जोड़ देते हैं और पूर्व की स्थिति में घटा देते हैं। तो चलिए हम यहाँ देखते हैं 3 वर्ष पूर्व रहमान की उम्र x वर्ष। तो x वर्ष वर्तमान उम्र x वर्ष है, तो 3 वर्ष पहले, पहले का मतलब घटाना, तो हम 3 वर्ष घटा देते हैं। ये हो गया 3 वर्ष पहले की। अब 5 वर्ष बाद की बात है। 5 वर्ष बाद या पश्चात, पश्चात का मतलब बाद ही होता है, बाद रहमान की उम्र हो जाएगी x प्लस 5 वर्ष। अब यहाँ पर देखिए x प्लस 5 वर्ष। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कहता है कि 3 वर्ष पहले जो उम्र था और 5 वर्ष बाद का जो उम्र है, दोनों को उल्टा करके तब जोड़ते हैं, तब आता है 1/3। तब आ रहा है 1/3। उल्टा करने का मतलब व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा करना। तो व्युत्क्रम जैसे 5 का व्युत्क्रम कितना हुआ, तो 5 का मतलब होता है व्युत्क्रम जब भी कहता है तो आपको बट्टा ध्यान में रखना होगा। तो 5 को हम बट्टा कैसे बढ़ाएंगे, बट्टा में 1 लिख करके। प्रत्येक पूर्णांक को जब भिन्न के रूप में कहे लिखने के लिए और वो भिन्न के रूप में नहीं है तो हम 1 लगा देते हैं, इसलिए इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/5। उसी प्रकार से ये तो बट्टा में है नहीं, तो हमें मानना पड़ेगा इसके नीचे बट्टा में 1 है, बट्टा में 1 है। तो अब प्रश्न से क्या कह रहा है, प्रश्न से कह रहा है कि इसके व्युत्क्रम का योग है 1/3। तो व्युत्क्रम के योग का मतलब हो गया 1/x-3 प्लस 1/x+5 बराबर 1/3। ये हो गया हमारा जो ये उम्र का भी जो रिलेशन, वो रिलेशन इस प्रकार से है। अब हम इसे हल करेंगे तो x+3 x+5, फिर इससे जब हम भाग करेंगे x तो पहले यहाँ पर माइनस हो जाएगी और यहाँ प्लस।
जब हम इतना से भाग करेंगे तो ये कट के बचेगा ये, और इसको जब 1 से गुना करेंगे तो आ जाएगा x प्लस 5, और जब इससे भाग करेंगे तो ये कट के बचेगा इतना x माइनस 3 बराबर 1/3। अब हम यहाँ देखते हैं x और x, तो x और x दोनों प्लस में ही है, तो प्लस में है तो इसका मतलब 2x हो गया, और 5 माइनस 3 हो जाएगा 2 बट्टा, अब इसको गुना करेंगे x² प्लस 5x माइनस 3x माइनस प्लस माइनस 5 × 15 1/3 2x माइनस 2 बट्टा x², 5x में से 3x आ जाएगा, तो 2x माइनस 15 बराबर 1/3। अब हम तिरछा गुना करेंगे, तो तिरछा गुना करेंगे तो हो जाएगा 3 × 2x माइनस 2 इज इक्वल टू x² प्लस 2x माइनस 15। या अब इसको आगे और हम बढ़ाते हैं, तो 2 तिहाई 6x माइनस 3 दूनी 6 बराबर x² प्लस 2x माइनस 15। अब हम इसको उधर रख देते हैं, या फिर पहले इसको इधर और इसको उधर कर लें, x² प्लस 2x माइनस 15 बराबर 6x माइनस 6, या x² प्लस 2x माइनस 15 माइनस 6x प्लस 6 बराबर 0। अब देखिए यहाँ x², 2x और 6x, तो 2 में से 6 जाएगा तो -4, इसका मतलब -4x माइनस 15 और प्लस 6, तो यहाँ पर हो जाएगा -9 इक्वल टू 0। इस प्रकार से हमारा पुनः समीकरण बन चुका है, तो फिर हम इसे द्विघात सूत्र से हल कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। x का जो मान आएगा वो हो जाएगी रहमान की वर्तमान आयु। यहाँ पर पूछा जा रहा है रहमान की वर्तमान आयु, तो फिर यहाँ से आप जो x का मान आएगा वो रहमान का आयु हो जाएगा, वही आंसर हमारा होगा। इस प्रकार से आप इसे बना लेंगे। अब मैं अगला क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 कहता है एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। बस यहीं पर आप स्टॉप कीजिए और पहले इस बात को समझ लीजिए कि क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है। एक एक लाइन को समझते हुए तभी हम क्वेश्चन को बना सकते हैं, जब हम समझ जाएंगे। एक क्लास टेस्ट में कोई जांच परीक्षा है, उसमें शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। मतलब 2 टेस्ट हुआ है, गणित का और अंग्रेजी का, और दोनों मिलाकर के 30 आया है। अगर हम कहें 2 विषय मिलाकर के 30 आया है और हम कहें कि गणित में 18 है, तो फिर अंग्रेजी में कितना होगा? आराम से हम निकाल सकते हैं। 30 में से 18 को घटा देंगे और जो बचेगा वो अंग्रेजी का हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि दोनों में जितना मिला करके आता है तो वो है 30, और एक विषय का भी अगर हमें पता होता है तो हम दूसरा का निकाल लें। लेकिन यहाँ पर दोनों विषय के बारे में नहीं बताया गया है कि गणित में कितना आया है और अंग्रेजी में कितना आया है। बता दिया दोनों मिला करके आया है 30। तो हम यहाँ क्या करेंगे? हम यहाँ पर मानेंगे किसी एक विषय की। जैसे हम मान लेते हैं कि गणित में उसे x नंबर आया, तो फिर उसे अंग्रेजी में कितना होगा? तो टोटल में से हम x यानी गणित वाला नंबर निकाल देंगे, तो बच जाएगा वो अंग्रेजी का हो जाएगा। हम यहाँ पर लिखेंगे माना शेफाली द्वारा, पहले तो हम लिख लेते हैं टोटल। हाँ ठीक है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि चूंकि शेफाली द्वारा गणित और अंग्रेजी में प्राप्त कुल अंक बराबर 30। गणित और अंग्रेजी में प्राप्त कुल अंक है 30, दोनों मिला करके, गणित और अंग्रेजी दोनों मिला करके है। लेकिन गणित में कितना है और अंग्रेजी में कितना है ये बताया नहीं है। तब हम यहाँ पर लिखेंगे माना गणित में प्राप्त अंक बराबर x, तो इसलिए अंग्रेजी में प्राप्त अंक हो जाएगा 30 माइनस x। यहाँ पर ये 2 चीज इंपॉर्टेंट है कि गणित में x अंक है और अंग्रेजी में 30 माइनस x अंक है। ये 2 अंक हमें प्राप्त हो गए। अब क्या कह रहा है? अब कह रहा है कि यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक
कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। देखिए क्या कह रहा है कि गणित में कितना अंक प्राप्त हुआ है अभी x और अंग्रेजी में इतना। अब कह रहा है कि यदि गणित में उसको 2 अंक ज्यादा मिलता, तो 2 अंक ज्यादा मिलता था मतलब क्या, +2, x +2 हो जाता। अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलता था, कम का मतलब घट जाना, अर्थात जितना है इसमें से 3 अंक घट जाना, तब जो दोनों विषय में अंक होता उसको हम गुना करते तो हो जाता वो गुणनफल 210। मतलब ये हो गया प्रश्न से कह रहा है गणित में जितना अंक है उसमें अगर 2 अंक ज्यादा मिलता, तो चलिए हम 2 अंक ज्यादा दे देते हैं, और अंग्रेजी में जितना अंक है उसमें 3 अंक कम मिलता, तो चलिए अंग्रेजी में तो इतना अंक है, हम 3 अंक इसमें से घटा देते। तब कहता है कि दोनों विषय के अंकों का गुणनफल, ये गुणनफल हो जाता 210। हो गया, जैसा इस रूप में ले आए हमारा हिसाब अब बनने के लिए तैयार है। x +2 और यहाँ हो जाएगा 30 में से 3 चला गया, बचेगा 27 - x बराबर 210। अब आप इसको गुना कर सकते हैं, 27x उसके बाद -x² प्लस 54 - 2x बराबर 210। अब हम यहाँ क्या करेंगे, तो 27 और यहाँ है -2, यहाँ हो जाएगा 25x - x² प्लस 54, ये इसको इधर ले आते हैं 210, तो यहाँ हो जाएगा -x² प्लस 25x। अब ये 210 में से 54 को घटाइए, 10 - 4 6 और 20 15, माइनस क्योंकि बड़ी संख्या के साथ माइनस लगा हुआ है इसलिए माइनस। अब चलिए आगे देखते हैं, ये बराबर 0 यहाँ होगा। तो इस प्रकार से हमारा समीकरण बन गया। यहाँ से आप माइनस को हटाना चाहते हैं तो बता दिए हैं कि -1 से हम दोनों तरफ गुना करेंगे, इधर भी और इधर भी। ये यहाँ पर हो जाएगा x² माइनस 25x प्लस 156 बराबर 0। हमारा इस प्रकार से समीकरण बन जाएगा, और इस सब प्रकार से समीकरण जब बन गया तो फिर वही द्विघात सूत्र से आप से हल कर लीजिए। तो चलिए एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं, उसके बाद हम आज का क्लास यहीं पर रखेंगे। एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है एक आयताकार खेत का विकर्ण। आयताकार खेत है तो आयत कैसा होता है ये आपको पता होना चाहिए। ये है आयताकार खेत जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो और चारों कोण समकोण हो और दोनों विकर्ण बराबर हो। ये विशेषता होनी चाहिए एक आयत में, आमने सामने भुजा बराबर, चारों कोण समकोण 90 डिग्री और दोनों विकर्ण आपस में बराबर होना चाहिए। तो ये आयताकार खेत है और कह रहा है खेत का जो विकर्ण है, चलिए ये हम एक विकर्ण खींच लेते हैं। खेत का जो विकर्ण यानी आमने सम्मुख कोणों को मिलाने वाली रेखा को विकर्ण कहते हैं। तो जो विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबी है। देखिए आयत का जो छोटा भुजा है, तो जितनी माप की छोटी भुजा है उससे 60 मीटर विकर्ण अधिक लंबा है। तो मतलब साफ है, यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि छोटी भुजा कितनी है, लेकिन यही अगर दे देगा तो सवाल बनेगा फिर कैसे। तो मतलब हमें मानना पड़ेगा यहाँ आयत की छोटी भुजा कितनी है। हम मान लेते हैं x, तो जो ही ये x हो गया तो इसका मतलब ये हो जाएगा x + 60, क्योंकि 60 मीटर अधिक लंबा है। x + 60 मीटर, ये मीटर। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है कि यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो। बड़ी भुजा जो आयत का है वो छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो। सब छोटी भुजा से ही जुड़ा है, विकर्ण भी और बड़ी भुजा भी। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हम लिख देंगे x + 30 मीटर। तो तीनों भुजा जब ज्ञात हो गया तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये क्या मतलब करने के लिए कह रहा है, सब कुछ स्पष्ट हो गया। यहाँ हम बताए हैं कि ये 90 डिग्री होता है, इसका मतलब हो गया कि ये एक समकोण त्रिभुज बन गया है। एक समकोण त्रिभुज बन गया है, और समकोण त्रिभुज में तीनों भुजा में सूत्र हम पिछले क्लास में भी बताए हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर।
और तीनों की माप यहाँ है। इसका मतलब इसी सूत्र पर हम इसको रखेंगे और हिसाब बनेगा। चलिए हम इसको कर देते हैं ABCD। अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि माना इतना चीज लिखे वो एक मानने पर आधारित है, इसलिए हम पहले माना आयताकार खेत की छोटी भुजा बराबर x मीटर। x मीटर, ये दोनों को हम सटाते नहीं हैं। अगर आप फिजिक्स पढ़े होंगे, मात्रक लिखने के नियमों को आप जानते होंगे, तो आपको पता होगा कि राशि के जस्ट तुरंत बाद उसमें सटा करके मात्रक नहीं लिखा जाता है, राशि से थोड़ा सा गैपिंग करके उसके मात्रक को लिखा जाता है। तो ये आप ध्यान में रखें। अब चलिए, आयताकार खेत की छोटी भुजा x मीटर है, इसलिए विकर्ण कितना हो जाएगा? तो विकर्ण, या फिर यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं, छोटी भुजा को इंडिकेट कर सकते हैं कि AD बराबर x मीटर। फिर हम यहाँ लिखेंगे, इसलिए विकर्ण कौन है? तो विकर्ण है AC बराबर x प्लस 60 मीटर, तथा बड़ी भुजा DC बराबर x प्लस 30 मीटर। तो इस प्रकार से हम यहाँ लिख सकते हैं कि चूंकि ADC एक समकोण त्रिभुज है। ADC एक समकोण त्रिभुज बन जाता है क्योंकि ये 90 डिग्री होता है, आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री, और इस त्रिभुज में आयत का एक कोण शामिल है। इसका मतलब ये त्रिभुज हो गया समकोण त्रिभुज लिखेंगे। इसलिए AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, ये कर्ण हो गया। कर्ण, 90 के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। समकोण त्रिभुज में कर्ण फिक्स होता है जो 90 के सामने हो, लेकिन लंब और आधार हम किसी को भी लंब कह सकते हैं, इसको भी हम लंब कह सकते हैं, इसको भी हम आधार कह सकते हैं। या अब AC क्या है? AC है x प्लस 60 का स्क्वायर AD हो गया x स्क्वायर प्लस DC x प्लस 30 का स्क्वायर, x प्लस ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ भी a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ रखेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab बराबर एक्स स्क्वायर प्लस, एक मिनट, a प्लस बी का होल स्क्वायर है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस, फिर ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो a स्क्वायर प्लस 2ab, पहले हम a लिखेंगे फिर b को लिखेंगे, प्लस बी स्क्वायर, या हम यहाँ देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 6 दूनी 12 120x प्लस 6 छके 3600 बराबर यहाँ 2x स्क्वायर है, इसलिए हम सीधे दोनों को एक साथ लिख लेते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 3 दूनी 60x प्लस 3 तिहाई 900। इसको हम आगे लिखे हैं तो देखिए हम क्या करते हैं, ये सब को हम इधर ले आते हैं। यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 120 एक्स प्लस 3600 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 60x माइनस 900 बराबर 0। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं तो एक एक्स स्क्वायर है और माइनस 2x स्क्वायर है, इसका मतलब माइनस एक्स स्क्वायर, फिर देखिए 120x और 60x, तो 120 में से 60 घट रहा है तो यहाँ बचेगा 60x, फिर 3600 और माइनस 900, तो 3600 में से 900 जाएगा तो 2700, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस में इसलिए प्लस हो जाएगा 2700 बराबर 0। या अगर यहाँ से माइनस को हटाना है फिर वही बात, दोनों तरफ हम माइनस 1 से गुना करेंगे, हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 बराबर 0। और जब समीकरण हमारा बन गया फिर वही द्विघात सूत्र से आप इसे हल कर लीजिए। तो ठीक है, बस इतना ही आज के लिए।